हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज से एडिटोरियल। जी हाँ, आज से स्टार्ट करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल और देखेंगे कि आज के इस एडिटोरियल में क्या स्पेशल है। ये मेरा भी फर्स्ट डे है और आपका भी फर्स्ट डे है मेरे साथ एडिटोरियल पढ़ने का। दोस्तों, हम जो एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। नंबर 1 कि सेंटेंस का मीन क्या है, ये तो नंबर 1 है ही, ये तो सबसे ज़्यादा मुख्य है। पता चला एडिटोरियल पढ़ लिया लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता पड़ रहा तो सब बेकार है। नंबर 2 दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रामेटिकल चीज़ों को ध्यान में रखना, मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो साथ ही साथ हम पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे कि कौन क्या काम कैसे कर रहा है। राइट, कोशिश है, आज फर्स्ट डे है, यदि आपको कहीं कोई भी क्वेश्चन मार्क लगता है और आपको कुछ और भी चाहिए तो प्लीज राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स कि सर एडिटोरियल में आप ये भी बताइए। सो दिस इज ऑल्सो माय फर्स्ट डे, सो इट सीम्स लाइक दैट आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ओवर हियर। राइट, चलिए बिना डिले के हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का एडिटोरियल 7 मार्च का और देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में मुख्य चीज। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, एक दे रखा है, एक इंस्टेंस दे रखा है जो कि आज के एडिटोरियल की एक मुख्य डेफिनेशन है, वो है क्वाड्रिलेटरल क्विजीनेस। व्हाट डज दैट मीन? सेंटेंस दे रखा है दोस्तों क्वाड्रिलेटरल क्विजीनेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहां एक वर्ड है क्वाड। दोस्तों, क्वाड का मतलब होता है 4। यदि आप बात करेंगे क्वाड की तो क्वाड का मीन्स होता है 4। जैसे हमने कहा बाय, BI मीन्स 2, ट्री, TRI, ट्री मीन्स 3 एंड क्वाड मीन्स 4, मोनो का मीन्स सिंगल। तो क्वाड मीन्स होता है 4। क्वाड्रिलेटरल मतलब लेटरल का मतलब हो गया एक समूह, 4 लोगों का समूह। क्विजीनेस, लेकिन उस समूह में क्या है? बेचैनी है। दोस्तों, क्विजीनेस का मीन्स होता है अनइजीनेस। अनइजीनेस को कहते हैं हम लोग एक ऐसी चीज जो कि मन में उथल पुथल रखे, मन में बेचैनी हो कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा ही कुछ इस पैसेज में बताया गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्विजीनेस मतलब 4 देशों की क्विजीनेस, आपस में एक गहमा गहमी या आपस में बेचैनी। ऑन इंडियाज स्टैंड्स, जैसा कि इसके नीचे दे रखा है, ऑन इंडियाज स्टैंड्स इन रशिया यूक्रेन क्राइसिस। व्हाट डज इट मीन? मतलब इंडिया का दृष्टांत। दोस्तों, स्टैंड्स का मतलब है कि स्टैंड्स को हम कह सकते हैं ओवरलुक, मतलब ओवरलुक इन द सेंस अ काइंड ऑफ आउटलुक, नॉट ओवरलुक, आउटलुक मतलब आप क्या सोचते हैं किसी के बारे में। तो यहाँ पे सेंटेंस में कहा गया है आपसे ऑन इंडियाज स्टैंड्स। ये जो पैसेज है ये लिखा गया है इंडिया के दृष्टांत के बारे में, इंडिया के आउटलुक के बारे में। इन रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जो हाल फिलहाल में रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का जो संकट चल रहा है उसके बारे में इंडिया का क्या आउटलुक है, इंडिया क्या सोचता है। राइट, बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। तो देखते हैं कि आखिर इस पैसेज में ऐसा क्या दे रखा है, इस एडिटोरियल मैच में क्या है ऐसा। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मेरे आप पढ़ते जाइएगा या फिर आप पॉज करके ही पढ़ सकते हैं। इंडिया कैन नॉट बी फोर्स्ड टू पिक अ साइड इन द कॉन्फ्लिक्ट बट रशिया कुड टेस्ट इट्स रिजॉल्व। व्हाट डज इट मीन? दोस्तों, सेंटेंस में कहा इंडिया कैन नॉट बी फोर्स्ड टू पिक अ साइड। इंडिया कैन नॉट बी फोर्स, इंडिया को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो किसी साइड को चूज करे इन द कॉन्फ्लिक्ट, इस विवाद में। बट रशिया, लेकिन जो रशिया है, कुड टेस्ट, वो टेस्ट कर सकता है इट्स रिजॉल्व। दोस्तों, ये जो इट्स है ये इंडिया के लिए आया है, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इंडिया एक कंट्री है और कंट्रीज के लिए हम इट और इट्स का यूज करते हैं। लेकिन जो इंडिया जो है उसको हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, इंडिया को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो किसकी साइड को पिक करे। जैसा कि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो घमासान चल रहा है उसमें इंडिया जो है वो न्यूट्रल पड़ा हुआ है, मतलब इंडिया ने किसी का साइड नहीं लिया। तो लोगों के मन में और देशों के मन में ये है कि भाई किसी का तो साइड ले। तो सेंटेंस ने कहा इंडिया कैन नॉट बी फोर्स, इंडिया को फोर्स नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये है पैसिव वॉइस। कैन नॉट के संग बी लगा है और बी के संग फोर्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब पैसिव वॉइस। मतलब इंडिया को फोर्स नहीं किया जा सकता टू पिक अ साइड, कि वो कोई साइड चूज करे इन द कॉन्फ्लिक्ट, इस विवाद में। बट रशिया को टेस्ट, लेकिन हाँ रशिया टेस्ट जरूर कर सकता है इट्स रिजॉल्व, कि इंडिया का रेजोल्यूशन क्या है। दोस्तों, रिजॉल्व जो है वो शॉर्ट फॉर्म है रेजोल्यूशन की, आप ध्यान रखेंगे। मैं इसको लिख सकता हूं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों आपने जो सोचा है, आपका जो इरादा है, इंडिया का क्या इरादा है, इसके बारे में रशिया जो है वो टेस्ट कर सकता है, चाहे उसे पूछ के, चाहे कैसे भी करके। लेकिन इंडिया को फोर्स नहीं किया जा सकता कि भाई तुम किसी की साइड लो। ये थी हेडिंग। एट अ स्नैप, वर्चुअल मीटिंग ऑफ द quadrilateral security dialogue
or Quad, comprising India, the US, Australia and Japan. Leaders discussed the crisis of Russia's invasion of Ukraine along with more traditional topics of interest for the dialogue. तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं वरना एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। एट अ स्नैप, दोस्तों एट अ स्नैप का मीन्स होता है सडनली, मतलब अचानक से कोई काम होना या अचानक से कोई भी चीज का होना। तो एट अ स्नैप मतलब तुरंत ही वर्चुअल मीटिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड, मतलब क्वाड सिक्योरिटी जो डायलॉग है, जो क्वाड के मेंबर्स हैं उनके बीच में एक डायलॉग हुआ, उनकी एक मीटिंग हुई। वर्चुअल का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी मीटिंग जो कि फिजिकल ना हो, मतलब जहां पे लोग आपस में मीटिंग ना करें लेकिन कंप्यूटराइज्ड बेस्ड मीटिंग हो, सोशल मीडिया के थ्रू जो मीटिंग होती है वो वर्चुअल कहलाती है। तो उसने कहा एट अ स्नैप एक झटके में तुरंत एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि 4 कंट्री हैं, 4 देश हैं, उनके बीच में क्वाड कहें या क्वाड्रिलेटरल कहें, कंप्राइजिंग, और ये क्वाड में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग का मतलब होता है दोस्तों सम्मिलित होना। आप चाहे तो वोकैबुलरी लिख भी सकते हैं, मैं आपको आज वोकैबुलरी नहीं लिखवा पाऊंगा, मतलब मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है स्लाइड में, तो आप लोग चाहे तो वोकैबुलरी लिख सकते हैं। कंप्राइजिंग का मतलब होता है सम्मिलित होना। तो ये जो क्वाड है इसमें कौन कौन से 4 कंट्रीज हैं? एक है दोस्तों यूएस, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है जापान एंड दूसरा लास्ट में इंडिया, जो कि पहले दे रखा है। दोस्तों आपने एक चीज गौर की होगी, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान में केवल यूएस के आगे द लगा हुआ है, बाकी किसी के आगे भी द नहीं है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यूएस की जो फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड स्टेट्स, और ऐसी कोई भी कंट्री जो यूनाइटेड ले ले वो दोस्तों हमेशा अपने आगे द लेती है, इसीलिए हमने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, मतलब यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। एक्चुअली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यूनाइटेड मतलब जहां भी जिस कंट्री के आगे आप द लगाना चाह रहे हैं तो मतलब वो यूनाइटेड ले ले, या फिर मैं यूं कहूंगा कि जो कंट्री प्लूरल होती हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स एक प्लूरल कंट्री है, इंडियाज नहीं होता, ऑस्ट्रेलियाज नहीं होता, ये प्लूरल नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स प्लूरल है, इसलिए इसके आगे द लगा हुआ है। तो ये क्वाड जो है 4 मेंबरों का एक समूह है, जिसमें से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस हैं। और दोस्तों इसने कहा आगे कि लीडर्स डिस्कस द क्राइसिस ऑफ रशिया इन्वेजन, इन लोगों ने डिस्कस किया क्राइसिस को, रशिया इन्वेजन, रशिया का जो आक्रमण था यूक्रेन पर, अलॉन्ग विद मोर ट्रेडिशनल, किसके साथ? मोर ट्रेडिशनल टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। और इन्होंने केवल इस इन्वेजन को लेकर बात नहीं की, इन्होंने मोर ट्रेडिशनल टॉपिक्स, इन्होंने कुछ परंपरागत, कुछ प्राचीन, मतलब कुछ जो हाल फिलहाल में टॉपिक और चल रहे थे उनको लेके भी बात की, ऑफ इंटरेस्ट, जो कि उनके इंटरेस्ट के लिए थे, फॉर द डायलॉग, उस डायलॉग के लिए, मतलब उन लोगों के बीच में जो बातें हुई उसमें उन लोगों ने केवल यूक्रेन और रशिया के इन्वेजन को लेकर बातें नहीं कही, जबकि कुछ मोर ट्रेडिशनल टॉपिक्स भी उठाए अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम। और दोस्तों वो जो टॉपिक थे वो क्या थे? वो उनकी टेरिटोरियल मतलब जो भूमिगत चीजें होती हैं, मतलब जो बाउंड्री लाइन्स हैं उनके बारे में, मैरीटाइम समुद्र के बारे में, मतलब सी के बारे में कि जो उनकी बाउंड्री है सी से लगी हुई, और मैरीटाइम सिक्योरिटी अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, जो इंडिया और पैसिफिक का बॉर्डर है, इंडो पैसिफिक जो हमारा सी है उसके दोस्तों जो एक बाउंड्री है उसको लेके बात की गई इन 4 कंट्री में, क्वाड में। ठीक है, आगे करते हैं। इन द जॉइंट स्टेटमेंट, इस जॉइंट स्टेटमेंट में इशूड आफ्टर द समिट, जो कि समिट के बाद इशू किया गया, द 4 नेशंस रीअफर्म, इन 4 नेशन ने अफर्म किया, पुष्टि करी, देयर कमिटमेंट टू अ फ्री, कि भाई हम वादा करते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, कि हम इंडो पैसिफिक जो एक गेट है उसको ओपन रखेंगे, बिल्कुल फ्री रखेंगे, इन विच, जिसमें सोवर्निटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोस्तों सोवर्निटी? द मीनिंग ऑफ सोवर्निटी मीन्स उनकी संप्रभुता बनाए रखने के लिए, उसकी अखंडता बनाए रखने के लिए, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और जो टेरिटोरियल, जो भूमिगत इंटीग्रिटी है, मतलब जो मिलाप है, मेल मिलाप है, उसको बनाए रखने के लिए, ऑफ ऑल स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट से मतलब कोई राज्य से नहीं है, यहाँ स्टेट से मतलब है कंट्री से, सभी कंट्रियों की जो सोवर्निटी है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको बनाए रखने के लिए हम इंडो पैसिफिक जो एक गेट है, उन लोगों ने वादा किया कि हम उसको बिल्कुल फ्री रखेंगे, उसको ओपन रखेंगे, वहां पे कोई भी आर्मी नहीं लगाएंगे। इज रेस्पेक्टेड, उसकी रेस्पेक्ट की जाएगी। दोस्तों देखिए यहां पे आगे दे रखा है, इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स इज रेस्पेक्टेड एंड कंट्रीज आर फ्री फ्रॉम मिलिट्री इकोनॉमिक, और कंट्री जो होंगी वो फ्री होंगी, वो कोई भी मिलिट्री या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोएर्जन नहीं करेंगी। पॉलिटिकल कोएर्जन, दोस्तों कोएर्जन का मतलब होता है दबाव देना। यदि आप बात कोएर्जन की करेंगे तो मतलब किसी भी चीज पे प्रेशराइज लगाना, प्रेशर लगाना,
तो ये होता है कोएर्सन। तो कोएर्सन का मीनिंग आपको मालूम पड़ गया। तो इसमें सेनेस ने कहा कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो इंडो पैसिफिक बॉर्डर पे दबाव नहीं देंगी, कोई आराम से कोई भी मिलिट्री नहीं लगाएगा, कोई इकोनॉमिक बैरियर नहीं लगेगा और कोई भी पॉलिटिकल बैरियर नहीं लगेगा। जो जैसे व्यापार करना चाहता है वो आराम से कर सकता है वहां से। सिंपल। आइए आगे कह रहा है द लेटेस्ट क्वाड मीटिंग वॉज इन पार्ट लाइकली। दोस्तों सेनेस में कहा, ये मेरा पेन खो जाता है बार बार, द लेटेस्ट क्वाड मीटिंग, जो अभी भी हाल फिलहाल में क्वाड मीटिंग हुई है, वॉज इन पार्ट लाइकली मोटिवेटेड बाय। दोस्तों यहाँ पे लाइकली का मतलब है आंशिक रूप से, मतलब एक बहुत ही एक ढीले ढाले रूप से, बहुत ही मतलब ऊपरी रूप से। इन पार्ट, दोस्तों इन पार्ट को हम कह सकते हैं किसी भी चीज के मैं आपसे कहूं मोस्ट प्रोबेबली, यदि मैं आपसे कहूं कि कोई भी चीज का मोस्ट प्रोबेबली पार्ट, एक मोस्ट प्रोबेबली मींस संभावना, किसी की संभावना देना। तो मैं आपको सेंस बताता हूं एक बार। द लेटेस्ट क्वाड मीटिंग वॉज इन पार्ट, जो लेटेस्ट क्वाड मीटिंग है वॉज, वो थी, इन पार्ट लाइकली मोटिवेटेड, वो आंशिक रूप से मोटिवेट की गई बाय द कंसर्न, किसके कंसर्न के द्वारा, ऑफ द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। मतलब ये जो मीटिंग रखी गई, इसमें जो मेन पहलू था मीटिंग को रखने का, ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का कंसर्न था। इन लोगों ने कंसर्न दिखाया, इन लोगों ने एक चिंता दिखाई, दैट, और क्या चिंता दिखाई दोस्तों, यहां पे कंसर्न का मतलब आप ध्यान रखेंगे, कंसर्न का मतलब है चिंता दिखाना। और किन किन देशों ने चिंता दिखाई, यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने और जापान ने चिंता दिखाई, दैट कि इंडिया इन नॉट एक्सप्लिसिटली कंडेमनिंग रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ओहो, जिस बात का डर था वही हुआ कि भैया उन लोगों ने चिंता दिखाई कि इंडिया जो है स्पष्ट रूप से, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, कंडेमनिंग, आलोचना नहीं कर रहा है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के डिसीजन की टू लॉन्च अ ग्राउंड ऑफेंसिव अक्रॉस द रशियन यूक्रेन बॉर्डर। जो व्लादिमीर पुतिन ने रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर एक क्या दे रखा है, एक ऑफेंस मचा रखा है, एक ग्राउंड ऑफेंस, वहां पे मिलिट्री तैनात कर रखी है, वहां पे अफरा तफरी मचा रखी है, बॉम्बार्डिंग हो रही है, एंड टू बॉम्ब, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एंड टू बॉम्ब यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो यूक्रेन की बिल्डिंग है, जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जो बॉम्ब गिरा रखे हैं, जो बॉम्ब रोज गिर रहे हैं, उस पे इंडिया अपनी कोई भी अभिव्यक्ति नहीं दे रहा है। इस बात के लिए इन लोगों ने मीटिंग करी और ये इन तीनों देशों ने, खासकर इनका एक जो मेन पहलू था इस मीटिंग को रखने का वो ये था कि भाई इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, इंडिया को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, इंडिया को भी साथ देना चाहिए कि भाई रशिया तुम गलत कर रहे हो। ये ऐसा ये तीन देश चाहते हैं, जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा। फिर उसने कहा यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर माइट नॉट बी ऑन द सेम पेज, हो सकता है कि ये बिल्कुल सब सेम पेज पे ना हो। सेम पेज का मतलब है कि एक ही ऑर्डर में होना, एक साथ में होना, एज द अदर क्वाड मेंबर्स वाइज अवेज दिस कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि अदर जो क्वाड मेंबर्स हैं दोस्तों वाइज अवेज, तो वाइज अवेज को मैं आपसे कह सकता हूं जैसे किसी के संबंध में होना। जब हम इन रिलेशन लगाते हैं कि किसी के आप संबंध में है, किसी के पकड़ में है, क्लच में है, तो वो कहलाता है वाइज अवेज। मतलब किसी के, जब आप एग्जांपल देते हैं तो वाइज अवेज दैट, मतलब उसके अकॉर्डिंग या उसके संबंध में। तो उसने कहा कि जो क्वाड मेंबर्स हैं बी ऑन द सेम पेज, वो सेम पेज पर थे, वाइज अवेज दिस कॉन्फ्लिक्ट, किसके संबंध में, इस कॉन्फ्लिक्ट के संबंध में। लेकिन कौन नहीं था, इंडिया जो था वो नहीं था। तो उसने कहा माइट नॉट बी ऑन द सेम पेज, इंडिया जो है माइट नॉट बी, ये जो दोस्तों माइट नॉट बी लगाए किसके लगाए, ये लगाए इंडिया के लिए। माइट नॉट बी ऑन द सेम पेज, इंडिया जो है उसी पेज पे नहीं है, उसी रास्ते में नहीं है, एज द अदर क्वाड मेंबर्स, जैसा कि दूसरे क्वाड मेंबर्स हैं, दूसरे जो क्वाड के 3 सदस्य हैं वो हैं वाइज अवेज, सेम उसी तरह दिस कॉन्फ्लिक्ट, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है इस संदर्भ में इंडिया उनसे अलग है। सिंपल है। आइए नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नंबर नेक्स्ट में कह रहा है दे से दे हैव नॉट ओनली कंडेम्ड रशिया एग्रेशन, मतलब यहां पे दे से मतलब है वो जो क्वाड के मेंबर्स हैं, जो तीनों हैं, अभी इंडिया नहीं है, तो दे हैव नॉट ओनली कंडेम्ड, उन लोगों ने केवल कंडेम ही नहीं किया। दोस्तों यहाँ पे नॉट ओनली का यूज हुआ है, कंजंक्शन है मेन, तो हम जानते हैं जब नॉट ओनली है तो कहीं ना कहीं बट ऑल्सो भी छुपा बैठा होगा। तो सेंटेंस में कहा दे हैव नॉट ओनली कंडेम्ड, हैव के संग थर्ड फॉर्म लगी है, उन्होंने आलोचना ही नहीं की रशिया के इस बर्ताव की, रशिया के इस एग्रेशन की, बट हैव ऑल्सो स्लैप्ड क्रेमलिन एलिट्स, लेकिन उन्होंने स्लैप किया, उन्होंने आलोचना करी। वैसे स्लैप का मतलब होता है किसी को मारना, स्लैप करना, थप्पड़ मार देना, लेकिन यहाँ पे स्लैप का मतलब थप्पड़ मारने से मत लीजिएगा। यहाँ पे स्लैप का मतलब है उनको, मतलब उनके लिए कुछ बोलना, कड़ा बोलना, कुछ स्लैप करना, दंड देना।
दे हैव नॉट ओनली कंडेम्ड, उन्होंने रशिया के एग्रेशन की, रशिया के इस गुस्से की आलोचना ही नहीं की, बट हैव ऑल्सो स्लैप्ड क्रेमलिन एलिट्स, लेकिन क्रेमलिन दोस्तों ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि व्लादिमीर पुतिन है इस समय, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है क्रेमलिन, इट मीन्स रशिया की। एलिट्स का मतलब हो गया ऐसे लोग जो कि हाई पोस्ट पे हैं, जो विद्वान हैं, जो कहीं से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है, तो वो एलिट्स कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, बहुत यूज होती है। तो उसने कहा दे हैव नॉट ओनली कंडेम्ड रशियाज एग्रेशन, मतलब क्वाड के जो मेंबर हैं उन्होंने रशिया के एग्रेशन की आलोचना ही नहीं कही, बल्कि हैव ऑल्सो स्लैप्ड क्रेमलिन एलिट्स, लेकिन वो जो क्रेमलिन के जो विद्वान लोग हैं, जो रशिया की पॉलिटिक्स में जो बहुत विद्वान लोग हैं, उनको भी स्लैप किया, उनकी भी आलोचना की, उनको भी बहुत बुरा भला कहा। एंड ऑर्गेनाइजेशन, और इतना ही नहीं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है लिंक्ड टू दैम, उनसे संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है, विद क्रिपलिंग सैंक्शंस, और उन पे क्या किए, उन पे सैंक्शंस लगा दिए, बहुत ही गंदे वाहियात। क्रिपलिंग का मतलब होता है रेंगता हुआ, क्रिपल करना, मतलब बहुत ही गंदे वाले जो सैंक्शंस होते हैं, वो भी अदर कंट्रीज के द्वारा, इन कंट्रीज के द्वारा उन पे लगा दिए गए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, दे हैव नॉट ओनली कंडेम्ड रशियाज एग्रेशन बट हैव ऑल्सो स्लैप्ड क्रेमलिन एलिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस लिंक्ड टू दैम विद क्रिपलिंग सैंक्शंस, उन्होंने उनको स्लैप किया, मतलब उन लोगों ने, उन कंट्रीज ने रशिया को, रशिया के एग्रेशन को और क्रेमलिन एलिट्स को, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो उससे सम्मिलित थे उनको उसने क्या किया, स्लैप किया, और उससे जो संबंधित थे वो लोग, उनको भी उसने स्लैप किया। विद, कैसे स्लैप किया, विद क्रिपलिंग सैंक्शंस, उन पे कुछ सैंक्शंस लगा दिए, उन पे कुछ अनुबंध लगा दिए गए, उन पे कुछ रोकथाम कर दी गई। आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि रशिया बहुत सारे देशों के संग व्यापार नहीं कर सकता और उसको हेल्प नहीं दी जा सकती, तो ये कहलाते हैं सैंक्शन, रोकथाम कर देना। और क्रिपलिंग मतलब थोड़े गंदे टाइप की, वाहियात टाइप के। सिंपल। आइए नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, इसके आगे कहना चाह रहा है आपसे, अब आ जाइए यहां पे, इंडिया कॉन्ट्रेरिली, इसके विपरीत इंडिया जो है हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम 3 UN रेजोल्यूशंस कंडेमनिंग रशिया। ओ माय गॉड, रशिया पे जो 3 UN द्वारा रेजोल्यूशन पास किए गए थे, जो कंडेम मतलब जो आलोचनाएं की गई थी, इंडिया उनसे बचता रहा, मतलब इंडिया ने उसका साथ नहीं दिया कि भाई इंडिया मतलब न्यूट्रल रहा है, तो इंडिया ने ये नहीं कहा कि हाँ जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य बात है। तो सेनेस ने कहा इंडिया कॉन्ट्रेरिली, जबकि इसके विपरीत मतलब बाकी जो क्वाड कंट्रीज हैं वो तो भाई साथ दे रही है कि नहीं, हाँ रशिया ने ये किया, फलाना किया, ढिमका किया, लेकिन इंडिया कॉन्ट्रेरिली मतलब इसके विपरीत हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम, इंडिया बचा रहा किससे, फ्रॉम 3 UN रेजोल्यूशंस, यूएन के वो 3 रेजोल्यूशन से कंडेमनिंग रशिया, जो रशिया को कंडेम करते हैं, जो रशिया की आलोचना करते हैं, उन 3 रेजोल्यूशन से इंडिया जो है वो बचता रहा, मतलब इंडिया ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। फिर आगे सेंटेंस में कहा दोस्तों उसने, यहां आ जाइए, देयर इज ऑल्सो अ कंसिडरेबल डिफरेंस, कंसिडरेबल का मतलब होता है विचारपूर्ण, विचारपूर्वक, देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिफरेंस, इतना ही नहीं बल्कि काफी एक कंसिडरेबल डिफरेंस भी रहा ऑन द रशिया यूक्रेन इशू, रशिया यूक्रेन इशू में, इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल रीडआउट्स। एक यदि हम बात करें किस संबंध में, इंडिविजुअल रीडआउट्स, रीडआउट्स का मतलब होता है दोस्तों कुछ प्रिंट आउट या कुछ पढ़ने की बातें या कुछ दिखाने के लिए, ऑफ द क्वाड मेंबर्स का, वो सेनेस ने कहा देयर इज ऑल्सो अ कंसिडरेबल डिफरेंस, बल्कि एक बहुत ही विचारपूर्वक डिफरेंस भी रहा ऑन द रशिया यूक्रेन इशू, रशिया यूक्रेन इशू पर, इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल रीडआउट्स। यदि हम सबके इंडिविजुअल रीडआउट्स की बात करें, सबके अलग अलग सोच की बात करें, जो उन लोगों ने देखा, जो उन लोगों ने दिखाया, ऑफ द क्वाड मेंबर्स, उस क्वाड मेंबर्स में, सभी जो क्वाड मेंबर्स हैं उनमें भी काफी डिफरेंसेस रहे उनके मतों पे, राइट। तो उसने क्या कहा, वाइल, यद्यपि, तो उसने यहाँ पे वाइल लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि वाइल का मतलब जबकि होता है टाइम के साथ, लेकिन यहाँ वाइल आ गया तो ये हो गया यद्यपि। वाइल द US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान डायरेक्टली कॉल्ड आउट रशियाज अटैम्प्ट, दोस्तों एक फ्रेज यूज हुआ है कॉल्ड आउट, जिसका मतलब होता है बहिष्कार करना, मतलब निकाल फेंकना, बात ही न मानना। तो उसने कहा जबकि US, ऑस्ट्रेलिया और जापान डायरेक्टली, बहुत ही सीधे तौर पे उन्होंने कॉल्ड आउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया रशिया के अटेम्प्ट का, यूनिलेटरली फोर्स चेंजेस टू द स्टेटस क्यो इन यूक्रेन, जो कि यूक्रेन में ये रशिया ने अपनी फोर्स लगा रखी है, इसका कड़ी आलोचना करी, इसकी प्रॉपर आलोचना करके बिल्कुल इसका बहिष्कार कर दिया, राइट दोस्तों। मैं फिर से रिपीट करूंगा, उसने कहा वाइल द US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान डायरेक्टली कॉल्ड आउट, इन लोगों ने डायरेक्टली कॉल आउट किया, डायरेक्टली बिल्कुल उनका बहिष्कार किया, आलोचना करी, और किस बात की आलोचना करी,
कॉल्ड आउट का मतलब ध्यान रखेंगे बहिष्कार करना, चाहे बातों से चाहे किसी लिखित रूप में। आलोचना कर दी रशिया के अटेम्प्ट की टू यूनिलेटरली फोर्स चेंजेस टू द स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा एक फॉरेन फ्रेज है जिसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग। ये मेरा पेन पता नहीं कहां चला जाता है बीच बीच में। द मीनिंग ऑफ स्टेटस क्यो मीन्स एग्जिस्टिंग, जो चीज एग्जिस्ट कर रही है। तो इस रशिया ने जो इस समय एग्जिस्ट करने वाली जो फोर्स जो है, रशिया की जो फोर्स लगी हुई है यूक्रेन पर, उसके लिए यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने और जापान ने डायरेक्टली क्या किया है, डायरेक्टली उसकी आलोचना की है। सेनेट में बहुत साफ साफ कह रहा है एक मत होकर अटेम्प्ट टू यूनिलेटरली फोर्स, यूनिलेटरली एक मत फोर्स जो लगी हुई है इन यूक्रेन एंड वोड और प्रॉमिस की, वोड मतलब वर्ब है यहां पे, वो मीन्स प्रॉमिस की, नॉट टू लेट सच एक्शन अकर एनीवेयर इन द इंडो पैसिफिक, और प्रॉमिस की एक दूसरे से क्या कि ऐसी कोई भी हरकत नहीं होने देंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडियाज रीड आउट, इंडिया यहां तक तो दोस्तों एक सेंटेंस हो गया। देखिए एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। यहां से सेंटेंस जो वाइल से था, तो आप ध्यान रखेंगे सेंटेंस जब वाइल से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब होता है यद्यपि। तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई सेंटेंस आगे ऐसा आएगा जो उसको कॉन्ट्रारी में जाएगा, उसके कॉन्ट्राडिक्शन को बताएगा कि हाँ कोई ना कोई विपरीत जाएगी। तो आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉमा लग गया। अब यहाँ पे तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक तो बात ये थी भाई कि सारी कंट्रीज रशिया को क्या कर रही हैं, रशिया का बहिष्कार करने की, रशिया तुमने गलत किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। लेकिन अब यहां से स्टार्ट हो गया इंडियाज रीड आउट ओनली रेफरेंस यूक्रेन पासिंग, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा रशिया के बारे में, जबकि इंडिया का जो एक रीड आउट था, जो इंडिया ने अपना स्टेटमेंट दिया, ओनली रेफरेंस्ड उसने दिया कि यूक्रेन इन पासिंग, मतलब पासिंग का मतलब हो गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग, एक पुराने तौर पर कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, वो यूक्रेन को ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे केवल सहायता करेगा और एंड डिजास्टर रिलीफ, और जो भी डिजास्टर हुआ है उसमें रिलीफ देगा मैकेनिज्म के तौर पे फॉर दिस कॉज, इन सब कारणों के लिए। मतलब उसने कहा कि मैं रशिया के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ मैं यूक्रेन की पूरी हेल्प करना चाहूंगा। यूक्रेन के लोगों ने जो भी सहा या यूक्रेन में जो भी हुआ, जो भी जैसा भी हुआ, वो गलत हुआ या जो हुआ, उसके बारे में इंडिया ने कोई भी मत नहीं दिया, लेकिन कहा कि मैं ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे उसकी मदद करूंगा और मैकेनिज्म बैकग्राउंड पे, जैसा कि इसमें देखो दोस्तों आपने देखा होगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करेंगे एंड डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म फॉर, मतलब डिजास्टर जितना भी ये विध्वंस हुआ उसके लिए वो उनको रिलीफ देगा, मैकेनिज्म फॉर दिस कॉज, इस कॉज के मैकेनिज्म तौर पे, राइट, हर तरीके से उसकी हेल्प करेगा। सिंपल है। आइए नंबर नेक्स्ट दोस्तों। अच्छा, रीड आउट का मतलब आप ध्यान रखेंगे, रीड आउट का मतलब होता है अ काइंड ऑफ प्रिंट आउट, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीड आउट? अ काइंड ऑफ प्रिंट आउट। आइए फिर उसने आगे कहा रशियाज एक्शन हैज ऑब्वियसली पोज्ड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस फॉर इंडियाज स्ट्रेटेजिक calculus even as New Delhi continues to be guided by the 21st century variant। यहां तक पढ़ेंगे। रशिया का जो एक्शन है, सेनेस ने कहा दोस्तों, रशिया का जो एक्शन है हैज ऑब्वियसली पोज्ड, उसने इस बात पे जोर दिया कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, मतलब रशिया हैज ऑब्वियसली पोज्ड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, रशिया के सामने जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ खड़े हुए फॉर इंडियाज स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को लेकर, इंडिया की जो एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है उसको लेकर, इवन एज न्यू दिल्ली कंटिन्यूज, जबकि जो न्यू दिल्ली है वो भी ये कंटिन्यू करता है टू बी गाइडेड, मतलब उसे कंटिन्यू कराया जाता है बाय द 21st सेंचुरी वेरिएंट, जो इस समय 21st सेंचुरी वेरिएंट है, मतलब जो 21वीं सदी में ये जो बातें चल रही हैं, ऑफ इट्स नॉन अलाइनमेंट पैराडिग्म। दोस्तों नॉन अलाइनमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट पैराडिग्म? ये हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मतलब कि किसी से संबंध बनाना, तो नॉन अलाइनमेंट मतलब संबंध ना बिगाड़ना, अलाइनमेंट संबंध बनाना, राइट। तो सेंटेंस में उसने कहा बी गाइडेड बाय द 21st सेंचुरी वेरिएंट। मैं शुरू से पढ़ना चाहूंगा। रशियाज एक्शन हैज ऑब्वियसली पोज्ड कॉम्प्लेक्स, रशिया के सामने एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क लग गए फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को लेकर, इवन एज न्यू दिल्ली कंटिन्यूज, जबकि इवन एज का मतलब हो गया जबकि, न्यू दिल्ली ने कंटिन्यू किया टू बी गाइडेड, एक गाइड करना मतलब इस चीज को बताना, बाय द समझना या समझाना, बाय द 21st सेंचुरी वेरिएंट की जो 21वीं सदी का वेरिएंट है, ऑफ इट्स नॉन अलाइनमेंट पैराडिग्म बाय इट्स नीड टू रिमेन क्लोज टू मॉस्को, मतलब उन्होंने साफ साफ कहा भाई इंडिया वालों ने कि ऑफ इट्स, मतलब उन्होंने दिखाया कि हम तो भैया ऑफ इट्स नॉन अलाइनमेंट, हम नॉन अलाइनमेंट में रहते हैं, मतलब हम संबंध बना के रहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी
मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से कुछ कहना नहीं चाह रहा, किसी के विपरीत कुछ कहना चाह रहा, जबकि साथ में ही है। एंड बाय इट्स नीड टू रिमेन क्लोज टू मॉस्को, मतलब किसी भी तरीके से हमने देखा होगा कि नीड, इंडिया को जरूरत रहती है हमेशा रिमेन टू क्लोज टू मॉस्को, कि वो मॉस्को के नजदीक रहे, मतलब मॉस्को के साथ रहे। अ मेजर डिफेंस सप्लायर, क्यों? क्योंकि मॉस्को जो है वो एक मेजर डिफेंस सप्लायर है। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी ट्रीटी साइन होती हैं, बहुत सारे पैक्ट साइन होते हैं, और जो कि रशिया के संग इंडिया के हैं, और इंडिया जो है रशिया से बहुत सारी चीज़ों के लिए एक आर्मामेंट्स खरीदता है, राइट। तो बहुत बड़ा एक संबंध है, रिलेशन है, तो भाई कैसे बिगाड़ लेगा? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो रशिया के खिलाफ नहीं बोल सकता, बहुत अच्छी दोस्ती है इन लोगों में। तो उसने कहा मेजर डिफेंस सप्लायर, जो कि मेजर डिफेंस सप्लायर है मॉस्को, तो इंडिया जो है रिमेन क्लोज, इंडिया उसके संग रिमेन क्लोज रहता है, नजदीक रहता है। एंड नॉन अलाइनमेंट पैराडिग्म, दोस्तों पैराडिग्म का मतलब होता है एग्जाम्पल, पैराडिग्म मीन्स एग्जाम्पल। तो उसने साफ साफ कहा न्यू दिल्ली हमेशा इसी चीज में आती रही है, बी गाइडेड बाय द 21st सेंचुरी वेरिएंट, की 21st सेंचुरी वेरिएंट को भी देखेंगे हम यदि तो ऑफ इट्स नॉन अलाइनमेंट पैराडिग्म, कि वो अपने संबंध जो है वो नहीं बिगाड़ना चाहेगी, बाय इट्स नीड टू, क्यों? क्योंकि भाई उसको एक जरूरत रहती है रिमेन क्लोज टू मॉस्को, मॉस्को के क्लोज रहने की, और उसने एग्जांपल दिया क्यों? क्योंकि वो उसके बहुत सारे आर्मामेंट्स खरीदता है। आगे क्या कह रहा है? साउथ ब्लॉक इज ऑलरेडी वेल वर्स्ड, दोस्तों यहां पे सेंटेंस चेंज हो गया और उसने कहा कि भैया साउथ ब्लॉक जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउथ ब्लॉक? दोस्तों साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक ये दो सेंटर होते हैं जो कि पॉलिटिक्स में यूज होते हैं। साउथ ब्लॉक का मतलब हो गया जो मिनिस्ट्री है, जो जिनके पास पावर है, वो साउथ ब्लॉक है। तो उसने कहा साउथ ब्लॉक इज ऑलरेडी वेल वर्स्ड, भैया साउथ ब्लॉक तो वेल वर्स्ड है, वो तो बहुत अच्छे हैं एट प्लेइंग हार्ड बॉल, किस चीज के लिए? समस्याओं को टैकल करने के लिए, हार्ड बॉल को झेलने के लिए। प्लेइंग हार्ड बॉल का मतलब है किसी भी चीज को आसानी से झेल लेना, मतलब कितना भी कठिन टास्क हो उसको झेल लेना। तो साउथ ब्लॉक तो उसके लिए वेल वर्स्ड है। विद द मैंडेरिन्स एट द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो मैंडेरिन्स हैं, विद द मैंडेरिन्स जो ऑफिशियल्स हैं, मैंडेरिन्स मीन्स विद द मैंडेरिन्स एट द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ओवर गेटिंग अ कैट्सा वेवर फॉर इंडियाज परचेज ऑफ $5.43 billion वर्थ ऑफ द रशियन ट्रिम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यहां पे दोस्तों बहुत सी बात की गई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो आप ये समझ लें मैंडेरिन का मतलब होता है आपका ऑफिशियल्स, और यहाँ पे एक वर्ड है कैट्सा। कैट्सा एक काइंड ऑफ पैक्ट था जिसमें कहा गया था कि भाई कोई भी कंट्री जो है वो रशिया से इससे ज़्यादा सामान आर्मामेंट नहीं खरीद सकती, अदरवाइज उस पर कुछ ना कुछ इम्पोज किए जाएंगे। तो यहाँ पे कैट्सा की बात है, ये पुरानी बात है बहुत। तो सेनेस ने कहा कि साउथ ब्लॉक जो है इज ऑलरेडी वेल वर्स्ड, वो काफी वेल वर्स्ड है एट प्लेइंग हार्ड बॉल खेलने, मतलब बहुत सारी चीजों का सामना करने के लिए। विद द मैंडेरिन्स, किनके साथ? उन ऑफिशियल्स के साथ एट द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पर ओवर गेटिंग एट कैट्सा वेवर फॉर इंडियाज परचेज ऑफ $5.43 billion वर्थ टू द रशियन ट्रिम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मतलब जो इंडिया ने 5.43 बिलियन एक मिसाइल सिस्टम रखा है, जो उससे खरीदारी करी है, उसके लिए उन लोगों ने जो कैट्सा को लगाने की सोचा कि भाई इस पे भी लगाया जाए, तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम इंडिया पे लगाएं या फिर ना लगाएं, ऐसा करें या ना करें। कौन? यूएस गवर्नमेंट। फिर से एक बार, साउथ ब्लॉक इज ऑलरेडी वेल वर्स्ड एट प्लेइंग हार्ड बॉल विद द मैंडेरिन्स, उन ऑफिशियल्स के साथ जो साउथ बॉल है, जो साउथ ब्लॉक है, वो तो भाई वेल वर्स्ड है कि वो खेल सकता है एट द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पर ओवर गेटिंग अ कैट्सा वेवर, कि जो कैट्सा की जो एक लहर है, जो कैट्सा वेवर है, फ्लक्चुएशन है, उसके संग फॉर इंडियाज परचेज, इंडिया की खरीदारी ऑफ $5.43 बिलियन वर्थ ऑफ द रशियन ट्रम्फ, जो कि रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम के संग इंडिया का एक पैक्ट है $5.43 बिलियन का। तो उस पे यूएस स्टेट के संग जो वेलवर साउथ ब्लॉक के लोग हैं वो आराम से बातचीत कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, बल्कि अमेरिका को इस पे सोचना पड़ेगा कि वो लगाए या ना लगाए। अब क्यों ऐसा है? उसने कहा फिर लास्ट में, while the discussions on the Ukraine crisis will continue at the Quad and across other plurilateral platforms where India and the US work together for the greater good of the rules-based international order, the idea that NATO countries or even Russia can force sovereign nations with a proud history of non-alignment to pick a side in a complex geopolitical conflict, बहुत बड़ा होता जा रहा है,
तोड़ के पढ़ती हैं। हम यहाँ से पढ़ेंगे while the discussions on the Ukraine crisis will continue। भाई यद्यपि जो डिस्कशन है यूक्रेन क्राइसिस पर वो तो भैया कंटिन्यू ही रहेगा, उसे तो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा एट द क्वाड, मतलब क्वाड के मेंबर्स के बीच में, एंड अक्रॉस अदर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स, और बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पे हम जो भी प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, हम जो भी बात करें उस पे ये जो यूक्रेन और रशिया क्राइसिस चल रहा है इस समय, ये तो भैया बहुत मुख्य चल रहा है। वेयर जबकि इंडिया एंड द यूएस वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड। भैया इंडिया और जो यूएस का काम है वो एक बहुत अच्छी चीज़ों के लिए है, ऑफ द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उन पे इंडिया और यूएस जो है वो आपस में बहुत से संबंध बनाए हुए हैं। द आइडिया दैट नाटो कंट्रीज और इवन रशिया कैन फोर्स सोवरेन नेशंस। अब ये जो आइडिया है इसके बीच में वो क्या है कि नाटो कंट्रीज और इवन रशिया, हालांकि जो रशिया भी है, कैन फोर्स सोवरेन नेशंस, वो उन संप्रभुत्व राज्य को जो समझते हैं कि हाँ ठीक है हमारी अपनी इंटीग्रिटी है, हम चाहे तो किसी अंडर में आए चाहे तो ना आए, हमारी मर्जी, उनको क्या कर सकते हैं विद अ प्राउड हिस्ट्री, जिनकी प्राउड हिस्ट्री रही है ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू पिक अ साइड इन अ कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, उनको ये लोग दबाव नहीं दे सकते, नॉन अलाइनमेंट, उन पे कोई भी संबंध नहीं बनाया जा सकता, टू पिक अ साइड कि भाई तुम एक ही साइड पिक कर लो इन अ कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो संसार में इस समय पॉलिटिक्स फैल गई है कि हाँ भैया रशिया की साइड कौन है या यूक्रेन की साइड कौन है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने साथ नहीं दिया, इनमें से किसी भी कंट्री का जो कि न्यूट्रल बैठी हुई हैं, आप उन पे दबाव नहीं डाल सकते हैं। इज क्वाइट पास का मतलब हो गया पुरानी बातें, क्वाइट पास है एंड एमिनेंटली और मुख्य रूप से अनवाइबल इन टुडेज इंडिपेंडेंट ग्लोबल अरीना। और ये बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं, बेकार की बातें हैं आज के इस इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल अरीना में। मतलब ये जहां सारी कंट्रियां मिलके बैठी हैं, सारी कंट्रियां आपस में बात कर रही हैं, उस कंडीशन में यदि आप ये बात करें कि आप कंट्रीज पे दबाव डालें, किस चीज को लेके, इस चीज को लेके कि भाई बाकी कंट्रीज क्या करेंगी, बाकी कंट्रीज पे आप प्रेशर बनाएं कि भाई या तो रशिया का साथ दो या यूक्रेन का, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, सिंपल। आइए नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है द क्वाड फॉर एग्जाम्पल, उसने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि जो क्वाड है, मतलब जो क्वाड देश हैं, कैन नॉट अफोर्ड टू एलिनेट इंडिया, वो भाई इंडिया को तो अलग नहीं कर सकते, एलिनेट मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, अ क्रिटिकल पार्टनर इन द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान, जो कि इंडिया जो है, ये एक क्रिटिकल पार्टनर जो आ रहा है दोस्तों वो इंडिया के लिए आया है, जो कि क्रिटिकल पार्टनर है इन द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान में इंडिया जो है इनका क्रिटिकल पार्टनर है, बहुत ही मुख्य पार्टनर है, क्रिटिकल मतलब मुख्य है यहाँ पे। इस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान टू बैलेंस द राइज ऑफ चाइना, जो कि बैलेंस करता है बढ़ते हुए चाइना एज अ पोटेंशियल एशियन हेजमॉन। दोस्तों यहाँ पे हेजमॉन का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री या फिर एक ऐसी चीज जो कि इस समय उभरते हुए रूप में बहुत महाशक्ति के रूप में आ रही है, इट्स कॉल्ड हेजमॉन। तो सेनेस ने कहा क्वाड फॉर एग्जाम्पल कैनॉट अफोर्ड टू एलिनेट इंडिया, क्वाड जो है अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इंडिया को अलग कर दे, अ क्रिटिकल पार्टनर जो कि बहुत ही मुख्य पार्टनर है इन द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान, ग्लोबली तौर पे सांसारिक तौर पे देखा जाए तो भाई टू बैलेंस द राइज ऑफ चाइना। और क्यों नहीं अलग कर सकते, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो बढ़ते हुए इस वैश्विक स्तर पे जो चाइना बढ़ रहा है वो केवल यदि किसी को संभाल सकता है इस चीज को तो इंडिया संभाल सकता है, मतलब इंडिया ही उससे झड़ ले सकता है, इंडिया ही उसके संग उसके सामने खड़ा हो सकता है। तो उसने कहा इसको बैलेंस करने के लिए कि पता चला आगे एक और समस्या बढ़ गई कि भाई चाइना जो है वो बहुत आगे बढ़ गया और उसने अपनी मनमानी करी, तो वो इंडिया को अलग नहीं कर सकते हैं क्वाड से, क्योंकि वो एशिया रीजन में एक बहुत ही मुख्य पार्टनर है, मुख्य भूमिका निभाता है। सिंपल है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान टू बैलेंस, मतलब यदि चाइना यहां बढ़ रहा है तो भाई यहां इंडिया को भी क्वाड में रहना बहुत जरूरी है, इंडिया का भी साथ दिया जाएगा और उसको भी बढ़ाया जाएगा, जिससे ये कि चाइना और इंडिया दोनों बैलेंस रहें, कोई ज्यादा अपनी गिरड़ भभकी ना करे। आगे उसने कहा येट फिर भी इंडिया में फाइंड इट्स रिसॉल्व एंड पेशेंस। दोस्तों फिर भी उसने कहा कि येट फिर भी इंडिया जो है वो फाइंड कर सकता है अपना एक निश्चित तौर तरीका एंड पेशेंस और धैर्य विद रशिया, टेस्टेड जो रशिया के संग टेस्ट करना है, मतलब ठीक है अच्छी बात है कि भाई रशिया जो कर रहा है इंडिया उसका कोई आंसर नहीं दे रहा, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। तो सेनेस ने कहा येट इंडिया में फाइंड इट्स, लेकिन फिर भी इंडिया जो है चाहे तो अपना एक लाइन अलग कर सकता है, अपना डिटर्मिनेशन खोज सकता है एंड पेशेंस, और अपने पेशेंस को भी खोज सकता है विद रशिया के साथ टेस्टेड, रशिया के साथ टेस्ट कर सकता है कि भाई कब तक मैं आखिर तुम कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अपनी हर चीज को इंडिया टेस्ट कर सकता है रशिया के संग। शुड रशियन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस, दोस्तों यहाँ पे शुड चालू हो गया, तो एक्चुअल में क्या है कि यदि आप इसको गौर से देखेंगे
तो ये जो शुड है ये यहाँ पे इफ का काम कर रहा है, ये शुड मोडाल वाला शुड नहीं है। इफ रशियन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस बिगिन कमिटिंग वॉर क्राइम्स, यदि, कब इंडिया सोच सकता है इस बारे में कि भाई मुझे क्या करना है, किसकी साइड लेनी है, यदि अभी भी रशियन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस, जो रशिया ने फोर्सेस ऑक्यूपाई कर रखी है, बिगिन कमिटिंग वॉर्स, वो वॉर चालू कर दे। क्या चालू कर दे? वो वॉर चालू कर दे। ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस, ह्यूमन राइट्स को उखाड़ना चालू कर दे। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन, जो जेनेवा समझौता हुआ, जेनेवा कन्वेंशन हुआ, उसमें व्यग्न, उसमें बाधा डालना उत्पन्न कर दे। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो एंड अदर एप्लीकेबल ग्लोबल ट्रीटीज, जो दूसरी ग्लोबल ट्रीटीज हुई हैं और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उनको यदि हार्म करे रशिया की फोर्सेस और रशिया, तो फिर इंडिया को मजबूर होना पड़ेगा कि इंडिया भी कुछ सोचे इसके लिए। तो ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं सोच सकता, इंडिया भी सोच सकता है। तो वेल अगेन दोस्तों, ये एक पैसेज था जो हमने देखा कि कैसे हमको समझना है। काफी जल्दी बताया, इट्स माय फर्स्ट टाइम दैट आई टोल्ड यू। I'll try my best to tell you with more patiently rather than being impatient, कि एक सटीक समय में आपको सही एजुकेशन देना, कि प्रॉपर नॉलेज के संग कुछ ग्रामर की चीज़ें सीखी, सब तो मैं आपको नहीं बता पाया, कुछ ध्यान में रही, कुछ नहीं रही बताने के लिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे और मैं आपको बहुत सारी चीज़ में बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, आपको कितना समझ में आया या फिर कितना नहीं, आप मुझे ज़रूर लिख के भेजें, और कोशिश करूँगा कि मैं ये कंटिन्यू करूँ आपके लिए, और चाहे एक ही पैराग्राफ चालू करूँ और आपको समझाऊँ कि भाई कैसे समझना है हम लोगों को किसी भी एडिटोरियल को, राइट। सो दोस्तों वेल, दोबारा पढ़ेंगे इसको और देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया। जो नहीं आया वो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देखेंगे और जो नहीं आएगा वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजूंगा। सो दैट्स व्हाट ऑल, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।